दोस्तों, जब भी अमीर देशों की बात आती है तो हम अमेरिका या चीन के बारे में सोचते हैं। भारत की इकोनॉमी के बारे में भी ये बात कही जाती है कि हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन अगर हमारी जीडीपी को हमारी जनसंख्या से आंका जाए तो भारत इस वक्त 128वें नंबर पर है। यानी हमारी जीडीपी दिखने में तो अच्छी है, लेकिन यहाँ लोग इतने हैं कि इसे सभी में बांटा जाए तो हमें कुछ भी खास नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर नॉर्वे का जिक्र हमेशा दुनिया की टॉप कंट्रीज में से किया जाता है। वहाँ एजुकेशन से लेकर बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज तक सब फ्री है, और फिर भी वहाँ के सिटीजन्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। पर कैसे? आखिर नॉर्वे ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी के देश नहीं कर पा रहे हैं? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नॉर्वे का एक अमीर देश बनना अपने आप में एक चमत्कार सा लगता है, क्योंकि नॉर्वे की कुल पॉपुलेशन इस वक्त 54 लाख के करीब है, और फिर भी उनकी जीडीपी का साइज इस वक्त $541 बिलियन है। नॉर्वे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा 5 सालों के लिए कैप्चर कर लिया गया था, और आखिर में जब ये देश फिर से फ्री हुआ तो इसके सामने खुद को दोबारा खड़े करने की चुनौती थी। इस चुनौती में साथ देने आया दुनिया भर में चल रहा ऑयल रश। 1960 का दशक आ चुका था और सऊदी अरब से लेकर कतर और दुनिया के हर एक इलाके में तेल की खोज चल रही थी। फिर शेल नाम की कंपनी को नॉर्वे की सरकार ने ड्रिलिंग लाइसेंस दिया, और काफी मेहनत के बाद उन्हें नॉर्वे में आखिर तेल मिल ही गया। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि तेल मिलने के बाद तो कोई भी देश अमीर हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में मौजूद 20% तेल सिर्फ वेनेजुएला में है। लेकिन आज वेनेजुएला दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में से एक हो चुका है, और वहां पर लोग हर दिन जीने के लिए अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब को भी देखेंगे तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी ज्यादा कच्चे तेल के सहारे चलाई हुई है कि अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ ही सालों में बैंकरप्ट ना हो जाए। इसीलिए सऊदी अब दुबई की तरह टूरिज्म पर फोकस कर रहा है। तो अब वापस चलते हैं नॉर्वे पर। तेल मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप एक अमीर देश बन जाएंगे। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि इस तेल से आ रहे पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्वे ने सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनीज का शेयर ऑयल मार्केट में लिमिटेड ही रखा, और प्राइवेट कंपनीज के ऑयल निकालने पर 78% प्रॉफिट पर टैक्स लगा दिया। इसके साथ साथ नॉर्वे ने स्टेट ऑयल नाम की एक सरकारी कंपनी भी शुरू की, जो अब वहां से तेल निकालने का काम देखेगी। इसके साथ साथ नॉर्वे ने ऑयल रिफाइनिंग की इंडस्ट्री को भी साथ साथ बढ़ाना शुरू किया, और ऐसा लगने लगा था कि नॉर्वे की इकोनॉमी की ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। लेकिन फिर 80 का दशक आया। 80 के दशक में दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस में गिरावट आ चुकी थी, जिस वजह से सऊदी जैसी कंट्रीज को काफी लॉस सहना पड़ा। लेकिन नॉर्वे अलग था। नॉर्वे ने पहले से ही अपनी इकोनॉमी को ऑयल से अलग रखा था। नॉर्वे ने तो आज तक इस बात पर लिमिट लगा रखी है कि वो कितना तेल एक साल में निकालेंगे। जहां सऊदी अरब हर दिन करीब 1.2 करोड़ बैरल कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है, वहीं नॉर्वे सिर्फ 20 से 30 लाख बैरल एक दिन में प्रोड्यूस करता है। इसलिए कहना गलत होगा कि नॉर्वे अपने तेल के कारण अमीर है। तो सवाल अब भी वही है कि आखिर कैसे हुआ नॉर्वे इतना अमीर? इसके लिए आपको हेज फंड्स के बारे में समझना होगा। हेज फंड्स का सिंपल मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मिलकर कुछ पैसा जमा करते हैं, और फिर इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है वही शेयर होल्डर्स के बीच में बंटता है। नॉर्वे ने जब अपने यहाँ ऑयल डिस्कवर किया और अचानक से इनकी इकोनॉमी में जब पैसा आने लग गया, तो उन्होंने बाकी सरकारों की तरह इस पैसे का इस्तेमाल टैक्स घटाकर वोट पाने के लिए नहीं किया, बल्कि एक फॉरेन फंड में इस पैसे को डाला। 1.2 ट्रिलियन का ये सोवरेन वेल्थ फंड आज दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अकेले इस फंड से ही नॉर्वे को हर $100 बिलियन या कहें 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। ऐसा नहीं है कि वेल्थ फंड वाला नॉर्वे अकेला देश है। यूएई और बाकी देशों के पास भी ऐसे वेल्थ फंड्स हैं। लेकिन वेल्थ फंड्स के साथ हमेशा ये परेशानी रही है कि बिजनेसमैन अपनी पावर का फायदा उठाकर पॉलिटिशियंस को रिश्वत खिला देते हैं, ताकि जनता के पैसों को उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सके। इस चीज से बचने के लिए नॉर्वे की सरकार ने 2 इंपॉर्टेंट लॉज बनाए हैं, जिनमें से पहला लॉ ये है कि इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ विदेशी कंपनियों में निवेश करने के लिए किया जा सकता है, जिस वजह से आज इस फंड को नॉर्वे के पास फेसबुक, गूगल और एप्पल समेत दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के काफी शेयर हैं। मार्केट्स में मौजूद दुनिया भर की कंपनीज के टोटल शेयर्स में से आज अकेले नॉर्वे के पास 1.5% शेयर्स हैं। ये नॉर्वे को एक अनूठी पावर देती है, क्योंकि इससे नॉर्वे इन कंपनीज पर दबाव बना सकता है।
फेसबुक और एप्पल में नॉर्वे का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए नॉर्वे ने इनकी शेयर होल्डर्स मीटिंग में कई बार प्राइवेसी, फेक अकाउंट्स और सैलरी में चल रहे भेदभाव को लेकर आवाज उठाई है और इन कंपनीज के ऊपर इन्हें ठीक करने का दबाव भी बनाया है। दूसरा लॉ जो नॉर्वे की सरकार ने इस फंड को लेकर बनाया था वो ये था कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो इस फंड में जो पैसे डाले गए हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिर्फ इससे आने वाले प्रॉफिट्स को ही हर साल खर्च कर सकती है। इस एक लॉ का फायदा ये है कि पॉलिटिशियंस अब इलेक्शन जीतने के लिए अचानक से देश के पैसे से टैक्स कम करने से लेकर फ्रीबीज देने जैसे रेवड़ी नहीं बांट सकती। ये माना जाता है कि अगर ये दोनों रूल्स ना हो और नॉर्वे की सरकार ज्यादा एग्रेसिवली इस फंड को खर्च करे तो उन्हें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन नॉर्वे की सरकार ने लालच से ज्यादा अपने सिटीजन्स की इकोनॉमिक सेफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, इसलिए इस फंड को मिसयूज होने से रोकने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। आज इन्हीं सब कारणों से नॉर्वे की प्रति व्यक्ति सालाना आय 53 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। यही बड़ा डिफरेंस हमें बाकी सेक्टर्स में भी दिखता है। नॉर्वे के पास एक शानदार एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर फ्री मेडिकल केयर है, वहाँ का क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है और अगर सोवरेन वेल्थ फंड के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर हर व्यक्ति करीब 1.5 करोड़ रुपए का हकदार है। ये भी मुमकिन है कि अगर आप नॉर्वे में बेरोजगार हैं तो हो सकता है कि आप अभी भी भारत में काम कर रहे मिडिल क्लास वर्कर से ज्यादा पैसा कमाते हो, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। इन सब चीजों को सुनकर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं। हम डायरेक्टली नॉर्वे का मॉडल इसलिए नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि वो नॉर्वे के लिए अच्छा है। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और साथ ही 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो हम अब तक संभल ही नहीं पाए। नॉर्वे में तेल का मिलना भी उनकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अब कुछ वक्त तक उनके पास कैश की कोई कमी नहीं होगी, जबकि भारत के पास अभी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नॉर्वे से जो हम चीज सीख सकते हैं वो है कि किस तरह उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस से अपने पैसे को बचाए रखा और ना सिर्फ सख्त लॉज बनाए बल्कि अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करके ऐसे सिटीजन्स और लीडर्स को भी जन्म दिया जो इस बात की वैल्यू समझते हो। आपको क्या लगता है कि अगर भारत को नॉर्वे की राह पर चलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी राय में कमेंट्स में लिखकर जरूर दे दोस्तों।